नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके 11वीं प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 11 के बारे में, 11 के बारे में। तो देखो 11 समरूपता। तो समरूपता का मतलब क्या होता है? समरूपता को जानने से पहले ये जान लेते हैं कितने अंक की है। पिछली बार इस पेपर के अंदर 9 अंक आया था, एक 3 अंक का एक प्रश्न आया था और एक 6 अंक का, यानी एक 3 अंक का था और एक 6 अंक का, मिला के कितने हो गए? 9 अंक। तो आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको हार्ड समझकर यानी बहुत मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं। एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, ये बहुत ही इजी है, यानी बहुत ही सरल है। अभी आप करने के बाद में आपको खुद को लगेगा ये तो बहुत आसान थी, ये 9 नंबर ऐसे ही छोड़ने वाले थे आप, लेकिन अब नहीं छोड़ना। तो आपको आज इसलिए करवाया गया है, पेपर से एक दिन पहले इसीलिए करवाया गया है ताकि पेपर के अंदर आपको अच्छी तरह याद रह जाए। तो अगर आपको इस प्रश्नावली को 9 नंबर पूरे प्राप्त करने तो इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह देखें और लगातार देखें। देखने के बाद में आप कॉपी में लगातार सवाल करें। इसको जो सवाल करवाए जाएंगे वो मोस्ट सवाल ही कराए जाएंगे, सभी सवाल नहीं करवाए जाएंगे। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए पहले जान लेते हैं समरूपता के बारे में होता क्या है। अगर आपने ये समझ लिया समरूपता के बारे में, अपन त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे यहाँ पर, तो अगर वो जान लिया तो आपको प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। तो देख लेते हैं समरूपता का मतलब क्या होता है। देखो थोड़ा सा इस शब्द से मतलब निकालते हैं। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है? समान। रूप का मतलब होता है आकृति, तो समान आकृति वाले क्या कहलाते हैं? समरूप यानी सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? वैसे तो आपको पता ही होगा, सिमिलर का मतलब दिखने में एक जैसा हो जो, तो वही होता है समरूपता का मतलब। देखिए अपन आकृति बना के देखें, तो मान लो एक वर्ग बनाया मैंने और एक दूसरा वर्ग बनाया, तो ये क्या है? दिखने में एक जैसे हैं। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, इसकी भी चारों भुजा बराबर है, इसकी भी चारों भुजा बराबर है, तो ये क्या हो गए? समरूप हो गए। जैसे मान लो मैंने एक बनाया सर्कल यानी वर्त बनाया, एक दूसरा वर्त बनाया, तो दोनों ही क्या है? वर्त है, दोनों ही सर्कल है, तो ये भी क्या हो गया? समरूप हो गया। तो समरूप या सिमिलर का मतलब क्या होता है? जो दिखने में एक जैसे हो, जो दिखने में एक जैसे हो वो सारे क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। दूसरा देखो, एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा है? समबाहु। ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु, यानी इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी तीनों साइड इक्वल है, इसकी भी तीनों साइड क्या है? बराबर है। तीनों साइड इसकी और इसकी क्या है? इक्वल है, यानी बराबर है। तो ये क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये आकर क्या है? आपको दिखने में बिल्कुल एक जैसी दिखेगी, तो वो सारा क्या है? समरूप। देखो ये क्यों कर रहे हैं? अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है वैसी की वैसी मुश्किल रह जाएगी। अब देखते हैं, अपने को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ पढ़ना है सिर्फ त्रिभुजों की समरूपता यानी ट्रायंगल की सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर दो त्रिभुज है अपने पास, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यानी आपको देखो जैसे मान लो मैंने त्रिभुज बनाया, ये एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, इसको कह दिया A B C, ये है P Q R। तो इसके संगत कोण बराबर हो, यानी B कोण मान लो इसके बराबर है, Q के बराबर, कोण A है वो P के बराबर है, और कोण C है वो R के बराबर है। तो देखो तीनों के तीनों कोण बराबर है, इसके तीनों कोण के बराबर है, तो पहली शर्त ये होगी। दूसरा देखो, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अनुपात का मतलब क्या हुआ? पहले का मतलब हो गया ट्रायंगल की क्या हो? एंगल इक्वल हो। एंगल क्या हो? सभी इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल हो। दूसरा देखो, इसकी भुजाओं का क्या हो? अनुपात बराबर हो, यानी साइड का रेशियो इक्वल हो। साइड का रेशियो का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये 2 सेमी है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। तो देखो इसको निकाल के देखते हैं। तो अपन लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, और कोण C बराबर है कोण R के। तो ये तो तीनों कोण इक्वल हो गए, यानी एंगल इक्वल हो गए। दूसरी शर्त क्या है? देखो AB बटे PQ लिखो। AB कितनी है? 2 और PQ कितनी है? 4। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, यानी इसके बटे में ये, इसके बटे में देखो BC बटे में क्या आएगा? QR, तो ये कितना हो जाएगा? 3/6। ये भी कटेंगे तो 1/2। तीसरा देखो AC
बटे PR, ये भी कितना आएगा 5/10, इसको भी काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। इस अनुपात को आप देखो, पहले चाहे इसका भुजा लिखो चाहे इसकी साइड लिखो, अगर तीनों का पहले इसकी लिखा है तो सभी में पहले इसके ऊपर लिखेंगे, फिर उसके नीचे वाले लिखेंगे। तो देखो ये अनुपात ये सब में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो भुजा इक्वल नहीं है, साइड इक्वल नहीं है, भुजा बराबर नहीं है, लेकिन उनका अनुपात बराबर है। देखो सब में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। अब जरूरी नहीं है इसके बराबर, हो सकता है कहीं में ये इसके बराबर हो जाए, कुछ में ये इसके बराबर हो जाए, कुछ में ये इसके बराबर हो जाए। तो इस तरह से एंगल कोई से भी इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल। तो दो त्रिभुज कम समरूप होते हैं, दोनों शर्त याद रखनी है, दोनों शर्त लगनी चाहिए। कोण तो बराबर होने चाहिए, साथ में भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। कोण बराबर होने के साथ में भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज ABC PQR, ये चिन्ह होता है बीच में समरूप का, सिमिलर का ये साइन होता है, सिमिलर का समरूप का ये चिन्ह होता है। तो ये अपने समझ में आ गया कि त्रिभुज कैसे होते हैं। अब देखो त्रिभुज के कुछ नियम है जो इसको समरूपता के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है वो होता है ए नियम। देखो अपने को नियम याद रखना, अगर दो त्रिभुज हैं उसके तीनों कोण यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण इसके बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज अपन क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे। तो पहली शर्त होगी। दूसरी देखो ए नियम, अगर इसके दो कोण के बराबर है तो तीसरा अपने आप ही बराबर होता है। फिर तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। जैसे मान लो ये कोण 100 का है, ये 50 का है, ये 50 का है, तो पीछे बचा देखो 50 50 100, पीछे कितना बचा 80। इसमें मान लो ये 50 का है, ये 50 का है, तो इसमें भी कितना बचेगा 80। तो अगर दो कोण बराबर है तो भी दोनों को क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे। समरूप कहने के बाद में तीनों कोण और भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। अगर आपने समरूप कह दिया सिद्ध तो उसके बाद आप तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। ठीक है, इनमें से शर्त। तीसरा देखो नियम होता है, देखो SAS नियम क्या होता है, अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उसके बीच का कोण, मान लो इसकी भुजा का अनुपात इसके बराबर और ये भुजा का अनुपात इसके बराबर है, तो इसका बीच का कोण ये बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण अगर बराबर है, इक्वल है, दो साइड और एक एंगल अगर बराबर है, इसके दो साइड और एक एंगल और उसके बीच का एंगल बराबर है, तो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, ये नियम हो गया। तो ये अगला नियम देखो SSS नियम। SSS नियम का मतलब क्या होता है, अगर इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है, एंगल अभी तक पता नहीं है अपने को, तीनों भुजाओं का अनुपात इसके बराबर है, सिर्फ अपने भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, साइड का रेशियो इक्वल कर दिया, तो भी क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये अपने को नियम याद रखने हैं तीनों के तीनों। ये नियम अगर याद है तो अपन सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना होगा, बहुत सारे सवाल में समरूप सिद्ध करना होगा। तो समरूप सिद्ध करने के ये नियम है। देखो पहला कौन सा है, ए नियम, मतलब तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर हो दूसरे के, इसका मतलब दो कोण बराबर हो, इसका मतलब दो भुजा यानी दो साइड और एक कोण, इसका मतलब तीनों साइड इसके अनुपात के बराबर हो, तो अपन इसको क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे। अब इसका एक एक सवाल देखते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। देखते हैं सबसे पहला सवाल, यानी एक प्रमेय है। प्रमेय कौन सी है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, तो इसको अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, तो देखो क्या है प्रमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज के अंदर, किसी भी एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, तीनों में से किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो यह शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी, तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो इसके अंदर क्या है, क्या अपन ये देखते हैं, सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो ये हो गया एक त्रिभुज ए बी, ये एक त्रिभुज मान लिया। इस भुजा के समांतर यानी अपने नीचे वाली भुजा के समांतर एक भुजा खींच दी है, इसको कह दिया ये।
यानी ये समांतर है इसके, BC समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है? ऐसी दो भुजाएं जो कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करे, ये इसके क्या है? पैरेलल लाइन। तो आपको देखो इसमें ये क्या हुआ है कि इन एक ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल कोई साइड लाइन खींचे अपन, किसी भी एक साइड के पैरेलल अपन लाइन खींची है, ये दो साइड्स को जहां पर इंटरसेक्ट करती है तो ये इस यानी इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इक्वल रेशियो में क्या करती है? दोनों को डिवाइड करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा समझने के लिए दिया हुआ, सबसे पहले इसके अंदर ये लिखते हैं, हल करने के लिए पहले दिया लिखते हैं इन सवालों का हल करने का तरीका होता है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखो। तो आपको दिया हुआ है EF समांतर है BC के, EF समांतर है BC के, आपको सिद्ध करना है सिद्ध ये करना भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात कैसे? AE बटे AE बटे EB बराबर AF बटे FC, यानी इस भुजा का अनुपात बटे इसका, इस भुजा का अनुपात बटे इसका बराबर होगा, ये सिद्ध करना है आपको। अब क्या है जो अपन लिखेंगे कुछ, अपन क्या है जो अपनी मर्जी से कुछ इसके अंदर लाइनें खींचेंगे। तो लाइनें खींचेंगे उसको किस में लिखते हैं? रचना में। यानी मैंने क्या किया, इस B को F से मिला दिया और C को E से मिलाया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, इससे इस भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया, लंब डाला ये, और इधर से इसके ऊपर लंब डाला, इसको कह दिया G और H, G और H। अब देखो किसी भी त्रिभुज के अंदर अपने को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मान लो त्रिभुज ऐसा है तो इसकी ऊंचाई ऐसे होगी, देखो त्रिभुज से बाहर भी हो सकती है इसकी ऊंचाई, ये होगी इसकी ऊंचाई, और ये इतना सा आधार हो गया, ये यहां से यहां तक आधार है और ये ऊंचाई है, तो त्रिभुज से बाहर इसकी ऊंचाई हो सकती है। तो देखो अपन रचना में क्या लिखा है, B को F तथा C को E से मिलाया। देखो B को F से मिलाया और C को E से मिलाया। उसके बाद क्या है, अपने खींचा है GF लंबवत AB तथा EH लंबवत AC खींची। यानी अपने दो लाइनें की, इसके लंबवत ये AB है, इसके ऊपर 90 डिग्री कोण डाला, ऐसे ये है, इसके ऊपर 90 डिग्री कोण डाला EH, ये अपने लिख दिया आपने, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? देखो इस सवाल में अभी तक क्या किया आपने, ये त्रिभुज दिया होता, B को F से और C को E से मिलाया, फिर इन दोनों के ऊपर 90 डिग्री कोण डाल दिया। अब देखो अब उसकी उत्पत्ति लिखते हैं, यानी अब सवाल हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो अपन निकालते हैं सबसे पहले ये त्रिभुज कौन सा लेते हैं, AEF, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कौन सा लेते हैं, ये आधार वो लेते हैं जिसके ऊपर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो आधार ये लिया तो इसके ऊपर 90 डिग्री कोण ये बन रहा है, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। आधार हो जाएगा AE, तो लिख दिया 1/2 AE इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा GF। इसको समीकरण 1 लेके छोड़ दिया। दूसरा त्रिभुज लेते हैं ये वाला BFE, त्रिभुज BFE का क्षेत्रफल 1/2 आधार। अब देखो इसका आधार मैंने ये लिया, आधार कौन सा है, यहां से यहां तक आधार लिया। देखो यहां से यहां तक आधार लिया
तो ये त्रिभुज इस तरह से बन रहा है, अभी मैंने बताया था जैसे इस तरह से। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी ये, तो ऊंचाई वापस वही है GF। इसकी ऊंचाई ध्यान रखना, आधार तो है EB, ऊंचाई क्या है GF। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BFE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या है AEGF बटे 1/2 आधार है EB इंटू GF। तो देखो इससे क्या हुआ कि ये 1/2 से 1/2 कट हो गया, GF से GF कट हो गया, बचा क्या AE बटे EB। ये हो गया अपना समीकरण 3, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या किया, AEF का क्षेत्रफल लिया, फिर BFE का, दोनों का क्षेत्रफल और उसके अंदर भाग किया ये। उसके बाद आगे देखो क्या करना है, अब लेंगे त्रिभुज, वापस से AEF लेना है, दोबारा से AEF का क्षेत्रफल। AEF का क्षेत्रफल देखो क्या है, एक बटे 2। अब इस बार आधार ये लेना है, पहले ये ले लिया, इस बार आधार ये लेना AF इनटू ऊंचाई क्या हुई, तो इसके ऊपर 90 डिग्री कोण कौन सा बना है, इधर वाला EH, तो ये लिखेंगे EH। ये समीकरण होगी अपनी 5। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज अब इस बार ये लेना है BFC, एक बटे 2 आधार कौन सा है FC इंटू ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, इसके ऊपर ऊंचाई यही लेनी है वापस से EH। ये हो गया समीकरण 6। अब क्या करना है, समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग, समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BFC का, सॉरी ये B, ये लेना है CFE लेना है, EFC ये लेना है EFC का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो जाएगा का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू इसकी ऊंचाई है EH, और इसकी हो जाएगी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई EH। तो देखो वापस से 1/2 कट हो गया, EH से EH कट हो गया, क्या बचा AF बटे FC। ये हो गया समीकरण 7। अब देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये EF और ये समांतर है, तो समांतर भुजा और आधार एक, ये देखो इसका आधार ये लेते हैं अभी, ये तो एक त्रिभुज ये बन रहा है देखो, और इसी आधार पे ये त्रिभुज बन रहा है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में जो क्षेत्रफल होते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज होते हैं, उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। तो लिखेंगे यहां EF समांतर BC है, तो इनके बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है।
यानी कौन कौन सा त्रिभुज अपने लिया था, बी एफ सी और सी ई एफ, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। यानी अपन लिखेंगे त्रिभुज बी एफ ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी एफ ई का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्षेत्रफल बराबर है तो ये समीकरण 3 और 6 भी 7 भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो समीकरण 3 और 7 को बराबर रखेंगे, समीकरण 3 और 7 को बराबर रखते हैं। देखो चित्र को एक बार मिटा देते हैं, यहां कर लेते हैं सॉल्व में। तो समीकरण 3 व 7 से, तो 3 और 7 में क्या हो जाएगा, इधर वाली साइड बराबर हो जाएगी, ये क्षेत्रफल बराबर है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो अपन लिख देंगे, तो देखो समीकरण 3 और 7 से, समीकरण 3 का मतलब अब क्या हुआ, ये वाली साइड बराबर होगी, इधर वाली साइड ये और इसकी साइड ये दोनों बराबर है, तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर, इधर वाली और इधर वाली। तो AF बटे EB बराबर, AE बटे EB बराबर होगा AF बटे FC, तो ये लिख दिया इसके बराबर। तो देखो यहां से अपने ये कहा था, ये त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, देखो AE बटे EB ये आ रहा है, AE बटे EB, AF बटे FC, तो ये अपने को सिद्ध करना था। तो दोबारा से देख लेते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं कि किस तरह से क्या है ये। तो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, पहले आपको ये चित्र बनाना अच्छी तरह आना चाहिए, चित्र अच्छी तरह बनाना चाहिए। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि ये EF समांतर है BC के और ये अनुपात बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ रचनाएं करनी है, नहीं कुछ अपने को लाइनें खींचनी पड़ेगी। B को F से और C को E से मिलाया, फिर यहाँ के इससे ऊपर E से इसके ऊपर सामने की भुजा पर लंब डाला और F से सामने की भुजा पर लंब डाला, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से इस वाला त्रिभुज AEF का 2 बार क्षेत्रफल निकालना है, दोनों में अपने को चाहिएगा AEF का क्षेत्रफल, पहले AEF का लेके BFE का क्षेत्रफल बट्टे में रखेंगे इसका, तो इससे एक अनुपात आएगा वो यहां रख लेंगे। फिर दोबारा से AEF का दोबारा लेना है, फिर कौन सा लेना है, CEF का, दोबारा से CEF का, फिर से निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों को अपन क्या करेंगे, समांतर रेखाओं के बीच है तो दोनों का क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर। तो इससे क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और समीकरण 7 क्या हो जाएगी, बराबर। तो बराबर होते ये भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये प्रमेय थी बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला सवाल यानी अगली प्रमेय देखते हैं, जो पहली प्रमेय पढ़ी है बिल्कुल उसका उल्टा है, यानी उसका विलोम है। तो क्या दिया, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, किसी त्रिभुज की एक रेखा ऐसी खींची है कि दो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये सिद्ध करना है तीसरी भुजा के समांतर है। यानी अपन पहले चित्र बना लेते हैं, इस तरह से आपको चित्र दिया हुआ है, ये त्रिभुज हो गया A B C। मान लो कोई रेखा इस तरह से खींची हुई है EF, जो क्या कर रही है, इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसको और इसको, इसको इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो सिद्ध करना है ये इसके समांतर है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, दिया हुआ क्या है, क्या अनुपात बराबर दिया हुआ है, AE बट्टे EB बराबर AF बट्टे FC, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध आपको क्या करना है, सिद्ध करना है आपको EF समांतर है BC के, ठीक है। यहां से क्या किया मैंने, रचना के अंदर एक लाइन खींच ली। देखो आपको ये नहीं कहा है कि इसके समांतर है, सिद्ध करना है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन इस तरह से खींच ली, ये यहां से कि ये इसके समांतर है। ये क्या है, E और ये है G, ये मान लिया इसके समांतर है, यानी आपने ये खींचा है EG समांतर है BC के, ठीक है। ये अपने खींच रहा है, समांतर खींचा है तो ये क्या होगा, बराबर। तो अब देखते हैं इसका उपपत्ति। देखो आपको दिया हुआ है ये तो AE बट्टे EB बराबर AF बट्टे FC, ये तो समीकरण 1 होगी। अब देखो यदि EB समांतर है BC के, यानी ये इसके समांतर है, समांतर है तो अभी पिछली पर में पढ़ी थी कि अगर समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो इससे अपन भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, यानी AE
बटे ईबी बराबर एजी बटे जीसी। यानी ये अगर समांतर है तो इससे अपन भुजाओं का अनुपात ए बटे ईबी बराबर एजी बटे जीसी, क्योंकि जी इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेंगे। ये हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 की तुलना करें तो क्या आएगा, देखो इधर वाली साइड बराबर है, इसमें ईबी ए बटे ईबी है, इसमें भी ए बटे बी, यानी इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो एएफ बटे एफसी बराबर एजी बटे जीसी। ठीक है, तो एक ही साइड में दो बलपात बराबर कैसे हो सकते हैं? ये यहां तक भी दूरी बराबर है और ये यहां से यहां तक भी दूरी बराबर हो सकती है क्या? क्या ये ए जी एफ और एजी आपको बराबर दिख रही है? बराबर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कब संभव है? तो लिखेंगे अतः यह अनुपात तभी संभव है जब F तथा G एक ही बिंदु हो, या लिख सकते हैं F तथा G संपाती। ठीक है, ये क्या होगा, संपाती है, यानी ये बिंदु F और G एक ही जगह है। इसका मतलब आपने ये सिद्ध कर लिया F और G क्या है, एक ही जगह। एक ही जगह तो मतलब ये EG इसके समांतर मानी थी, तो EG और EF एक ही रेखा है, तो अपन कह देंगे तो EG या EF EG तथा EF संपाती रेखा है, तो EF समांतर होगा BC के। ये सिद्ध करना था। तो देखो अपने सिंपल सा सवाल था, ये सिंपल सी प्रमेय थी, लेकिन 6 नंबर में आ सकती है। सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात। देखो सवाल में लिखा है किसी एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें, तो समान अनुपात अपने को लिखना है, चित्र भी अपने को बनाना है, सिर्फ अपने को पेपर में ये लाइन दी होगी। ठीक है, तो देखो इसका अनुपात बराबर लिख लिया ए बटे ईबी बराबर एएफ बटे एफसी। ठीक है, फिर उसके बाद कहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो बीच में लाइन खींची थी ये बीसी के समांतर है, तीसरी रेखा के समांतर है, तो ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस तरह से मान लिया कि ईजी और बीसी के समांतर खींच ली, एक अपने लाइन खींच ली अपनी मर्जी से कि ये इसके समांतर है। पहले ये नहीं माना कि ये तो समांतर नहीं है, आपने कह दिया ये समांतर है, तो ये समांतर है, तो इससे भुजाओं का अनुपात बनेगा, ये जो समांतर होती है उससे भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो ये इससे अनुपात बराबर ले लिया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना की तो इधर वाली साइड बराबर है, तो इधर वाली साइड भी तो बराबर होनी चाहिए, तो अपने क्या किया, इन दोनों को बराबर रख दिया। इन दोनों को बराबर रख दिया मतलब एक ही लाइन पर दो बिंदु ऐसे अनुपात बराबर कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये G और F क्या हो, एक ही जगह हो, एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, तो ये तभी संभव होगा जब ये क्या हो, एक दूसरे के ऊपर, तो ये अपने क्या कह सकते हैं, इसके समांतर होगा। अगली पर में देखते हैं, देखो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज ले लिए, देखो मान लो यहां पर चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, इसको कह दिया त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, या कोई सा भी ले सकते हैं अपन, डी ई एफ ले लेते हैं, डी ई एफ। उसने कहा है पहली दो समरूप त्रिभुज, यानी त्रिभुज तो दोनों क्या है, समरूप हैं। ठीक है, तो अपने को दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ से। तो समरूप में मान लिया कोण ए इसके बराबर है, कोण बी ई के बराबर है, और कोण सी एफ के बराबर है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F। ये तो दिया हुआ है, साथ में ये दिया हुआ है कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। यानी अपन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं AB बटे
डी, इधर वाली एम बी लिए तो इधर डी, फिर बी सी बटे ई एफ, और तीसरी ए सी, ये ए सी बटे डी एफ। ये अपने कह दिया समीकरण 1। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब इसका भाग में लिख दिया, यानी ए बी बटे ये जो अनुपात लिया है डी ई, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ऐसे ही बी सी बटे बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने क्या किया कि यहां से मैंने सामने की भुजा पर लंब डाल दिया, यानी 90 डिग्री कोण बना दिया, इससे भी इसमें 90 डिग्री कोण बना दिया, इसको कह दिया एम, इसको कह दिया एल। ये आपको समझ में आया। देखो यहां से रचना में लिखेंगे, क्या किया है, ए एल लंबवत बी सी तथा डी एम लंबवत ई एफ खींची। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, ये ए एल बी तथा त्रिभुज टी एम ई। देखो इतना इतना त्रिभुज लिया है, इधर इतना इतना त्रिभुज लिया है। तो देखो आपने इसमें पहले सिद्ध किया था कि कोण बी बराबर तो कोण ई है, कोण बी बराबर क्या है, ई है। ये अपने को दिया हुआ है क्योंकि ये समरूप है, तो इसलिए ये कोण बराबर हो गया। दूसरा क्या है, कोण एल बराबर कोण एम। ये क्यों बराबर है, क्योंकि लंब डाला है तो इधर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो गए तो दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो अपन लिखेंगे अतः ए एल बी समरूप है त्रिभुज डी एम ई के। कौन से नियम से, ए नियम से। ठीक है, अगर ये बराबर हो गया तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, यानी ए बी बटे इतना इतना त्रिभुज है अपने पास, ये इधर वाला और इसका ये इधर वाला। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बटे डी ई बराबर ए एल बटे डी एम। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो अपन क्या करते हैं, दोनों के त्रिभुज का अनुपात बराबर लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अभी ये देखा था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो अपन ये निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। देखो इसका क्या होगा, 1/2 आधार कौन सा, इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो ये हो गया आधार बी सी इंटू ऊंचाई क्या होगी ए एल बटे इसका 1/2 आधार कौन सा होगा ई एफ इंटू ऊंचाई कौन सी होगी डी एम। तो इससे क्या हुआ, 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा क्या सिर्फ BC इंटू AL बटे EF गुणा DM। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से मान रखने पर AL बटे DM, AL बटे DM की जगह क्या रख सकते हैं, AB बटे DE भी रख सकते हैं। इसकी जगह क्या रख सकते हैं, BC बटे EF गुणा AL बटे DM की जगह क्या रख सकते हैं, AB बटे DE। तो इसको रख दिया AB बटे DE। ये हो गया समीकरण
अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से मान रखें तो 1 से मान रखने पर BC बटे EF की जगह क्या रख सकते हैं, देखो BC बटे EF की जगह AB बटे DE रख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, ये भी क्या है इंटू AB बटे DE। तो ये AB बटे DE क्या हो गया, AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। तो ये दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया इसके भुजाओं का बराबर। अब समीकरण 1 से, फिर से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, ये तीनों ही आपस में बराबर है तो तीनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर। तो ये अपने को सिद्ध करना था। तो देखो एकदम सिंपल सी फॉर्मूला थी, दोबारा से देख लेते हैं क्या किया इसके अंदर। सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज है वो समरूप है, तो दो त्रिभुज बना लिए समरूप। फिर इनको ये सिद्ध करना है कि इनकी क्षेत्रफल का अनुपात इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इसकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो सबसे पहले क्या किया, ये दोनों समरूप दिए हुए थे अपने को, त्रिभुज दोनों समरूप दे रखे हैं तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर और भुजाओं का अनुपात बराबर। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये लिख लिया। इसके बाद अपन क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इसकी भुजाओं के वर्गों के बराबर, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले रचना में यानी इसके लंबवत एक लाइन खींच ली, लंब खींच लिया BC पर और लंब खींच लिया EF पर ये। अब अपने क्या किया, सिर्फ इतना इतना त्रिभुज लिया ये वाला और इसका ये वाला, इन दोनों को क्या है समरूप सिद्ध कर दिया। क्यों समरूप सिद्ध कर दिया, क्योंकि ये पहले ही कोण बराबर था और ये 90 डिग्री कोण है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर होते हैं दोनों क्या होते हैं समरूप, तो यहाँ पर समरूप सिद्ध कर दिया इन दोनों को। समरूप सिद्ध करने के बाद इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, यानी AB बटे ये AL बटे DE बटे AM। तो ये सिद्ध कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं और इसका मान रखते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, ये रख दिया आधार इंटू ऊंचाई, इसमें भी आधार इंटू ऊंचाई, जिसके ऊपर ऊंचाई बनी है वो आधार होता है। देखो इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो ये आधार है, इस दोनों को आधार नहीं लेंगे। इसमें भी देखो ये आधार है ये ऊंचाई है, तो ये दोनों रख दिया। 1/2 से 1/2 कर दिया। फिर पहले समीकरण 2 से मान रखा AL बटे DM की जगह क्या रख सकते हैं AB बटे DE, तो ये रख दिया AB बटे DE। फिर समीकरण 1 से BC बटे EF की जगह क्या रख सकते हैं, BC बटे EF की जगह AB बटे DE। तो AB को AB से गुणा किया तो AB स्क्वायर, DE को DE से गुणा किया तो DE का स्क्वायर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर आ गया, AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। अब AB और DE किसके बराबर है, BC और EF के, और AC और DF के बराबर है। तो यानी इसका वर्ग बराबर है तो इन भुजाओं का वर्ग भी क्या होगा बराबर, तो ये इसके बराबर रख दिया। तो अपना ये सवाल हो गया। तो ये एक और प्रमेय होगी। तो देख लेते हैं अगली महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम क्या है, बोधायन प्रमेय। ये अपने बहुत बार सवाल में लगाते हैं लेकिन अभी तक समझा नहीं है, तो इसको समझ लेते हैं, इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अगर मान लो इसका चित्र बनाए तो इस तरह से बना लेते हैं। मान लो ये यहां पर 90 डिग्री कोण हो गया, ये हो गया A B C। A B C। तो देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो आपको दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध ये करना है कि AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। रचना के अंदर देखो मैंने क्या किया है, यहां से एक लाइन खींच ली D। कौन सी खींच ली, यहां से मैंने एक लाइन खींच ली D, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो रचना में यानी
BD लंबवत AC खींची। ठीक है, ये रचना होगी। अब देखो अपना उत्पत्ति सवाल कॉल करते हैं। तो त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज लेते हैं ABD तथा त्रिभुज ABC में। देखो एक तो ये इतना त्रिभुज लिया, एक पूरा त्रिभुज लिया है। तो इसमें देखो कोण A बराबर कोण A। देखो ये कोण इस त्रिभुज में भी आ रहा है ABD में और पूरे में भी आ रहा है। तो कोण A बराबर A, इसको क्या कह देते हैं? उपदेनिष्ठ। ठीक है, दूसरा देखो कोण D बराबर कोण B। इसका D देखो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, पूरे में देखो ABC ये बन रहा है 90 डिग्री, तो ये क्या है? 90 डिग्री। अगर दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो गए। ABD समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कौन से नियम से? AA नियम से। अगर समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो भुजा देखो क्या लेते हैं? AD। ये कौन सी लेते हैं? AD। AD क्या है? इसका आधार। तो इसका आधार कौन सा है? ये रहा AB बराबर। इसका कर्ण कौन सा है? ये अपना इतना 90 डिग्री के सामने की भुजा ये AB। और पूरे त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? 90 डिग्री के सामने ये AC। ठीक है, ये आ गया अपने पास। ये इनकी अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात ये। अब देखो इसकी वजह गुणा कर देते हैं। AB को AB से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। अपने पास आ गया AB का स्क्वायर बराबर देखो AD गुणा AC। ये अपने समीकरण 1 है। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, देखो इधर वाला BDC और फिर पूरा त्रिभुज। त्रिभुज लेते हैं BDC तथा त्रिभुज ABC में। इसका भी देखो कोण C बराबर कोण C आ रहा है, उपनिष्ठ हो गया। ठीक है, और दूसरा देखो कोण D बराबर आ रहा है कोण D 90 डिग्री का है, तो ये समकोण हो गया। तो ये भी दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप, यानी त्रिभुज BDC समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। कौन से नियम से? ये भी AA नियम से। तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। यानी अपन लेते हैं DC बटे DC ये है, तो इसके बटे में क्या आएगा? BC बराबर। इसका कर्ण क्या है? इसका कर्ण है BC। इस वाले का कर्ण है BC और पूरे वाले का क्या है? AC। इसमें भी वजन गुणा करते हैं तो इसको इससे गुणा। देखो भुजा दोनों समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात बराबर लिया है। तो BC को BC से गुणा करेंगे तो BC का स्क्वायर। इधर गुणा करते हैं तो DC गुणा AC। ये हो गई समीकरण 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो इधर इधर वाली साइड अलग जुड़ेगी, इधर इधर वाली साइड। तो देखो इधर क्या है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर इधर क्या है? AD गुणा AC प्लस इधर है DC गुणा AC। तो देखो यहां से क्या करते हैं? AC कॉमन ले लेते हैं। इधर तो यही रहेगा, इधर AC कॉमन ले लेते हैं। AC इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, तो बचेगा क्या? यहाँ पे AD प्लस यहाँ क्या बचेगा? DC। AD प्लस DC। तो चित्र के अनुसार देखो AD और DC मिला दे तो पूरा क्या बन जाता है? AC। तो यहां लिख देंगे AC और इसका मान भी क्या है? AC। ठीक है, तो इधर क्या आ गया? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC गुणा AC क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या आ गया? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये अपने यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो ये एक और महत्वपूर्ण प्रमेय थी, तो इसको अच्छी तरह कर लें। तो आज की क्लास में अपने प्रमेय सारी कर ली। अगली क्लास में अपन करेंगे इसके प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।